यूपी पीसीएस में सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं, पीवाईक्यूज़ के पैटर्न को समझने से होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर 4 में। अब तक हम 1991, 1992 और 1993 के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं और आपने नोटिस किया होगा कि यूपी पीसीएस में कई कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 1994 के महत्वपूर्ण पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 1994 का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स से कई अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आज सिर्फ आंसर्स याद मत रखना, बल्कि एग्जामिनर के पैटर्न को समझने की कोशिश करना। हमेशा की तरह पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम उसका सही आंसर और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू 1994 लेक्चर 4 कॉन्सेप्ट बेस्ड एनालिसिस। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का सेक्शन जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे गए हैं, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे गए हैं। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन है यूएसएसआर और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो ये याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 4 में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी हमें याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। हम एक्सप्लेनेशन को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं ये पीडीएफ को पढ़ चुका हूँ, तो मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम तेज़ी से पीवाईक्यूज़ का रिवीजन कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है डुअल सिटीजनशिप, सेकंड ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वहाँ के नागरिक हैं वो राज्य के नागरिक भी होते हैं और साथ में देश के नागरिक भी होते हैं। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को प्रदान करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 बी आंसर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 मतलब आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में मेंशन है। उसके बाद आपको ये कमेंट करके बताना है कि सिटीजनशिप एक्ट कौन से ईयर में पार्लियामेंट ने पास किया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन है राइट ऑफ असेंबली एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट टू मूव एंड स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार और देश के किसी भी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि
जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो राइट टू प्रॉपर्टी मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया है और इसे ये आर्टिकल 300A का पार्ट बन गया है और ये सिर्फ अब एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन थे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली एंड राइट टू मूव एंड स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार के हिस्सा हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में ये पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 14, 17, 19, 14, 17 एंड 19। तो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मेंशन है और उसी में से अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को निषेध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यही चीज़ इसमें लिखी है कि भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं और उसी में जो राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, उसमें अनुच्छेद 14 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर देता है और इसीलिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट 1955 इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। पहला ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, बाय द प्राइम मिनिस्टर, थ्रू इम्पीचमेंट, थ्रू ट्रायल बाय कोर्ट। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग के द्वारा और न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू इम्पीचमेंट। और इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में इसका मेंशन है। इसमें संसद के दोनों सदस्य 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को पास करेंगे और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थ्रू इम्पीचमेंट। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह भी याद रखनी है कि इम्पीचमेंट अथवा महाभियोग का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए ही किया जाता है, प्रेसिडेंट को ही रिमूव करने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको हटाने के लिए कभी भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके लिए हमेशा रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जिसने सीरीज़ का पहला लेक्चर देखा है, 1991 में ये क्वेश्चन आया था कि द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन 1994 में ही रिपीट हो गया। तो वहाँ पे हमने इसका आंसर पढ़ा था, इसका आंसर बी था, ए लीगल एडवाइज़र। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है, इस प्लेलिस्ट में पहला वीडियो पड़ा हुआ है 1991 का, उसे ज़रूर देखिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू राज्यसभा। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, 1/2 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, 1/2 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 3 years एंड फाइनल ऑप्शन है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 3 years। तो पता है कि राज्यसभा के बारे में उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यही इसके में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 1/3 सदस्य
प्रति 2 वर्ष पर कार्यमुक्त होते रहते हैं। और वैसे इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल इनेबल द एडॉप्शन ऑफ अ मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय द राज्यसभा। निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी क्रिया विधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? इट विल गो टू प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति को जाएगा। दूसरा ऑप्शन है द लोकसभा विल हैव टू पास इट विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स सिटिंग एंड वोटिंग। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस विल बी कॉल्ड, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पासिस इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट्स। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करते। तो जो सवाल है वो मनी बिल के विषय में है, धन विधेयक के विषय में है। और जो धन विधेयक होते हैं उसमें राज्यसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लोकसभा के पास असीम शक्तियाँ होती हैं धन विधेयक के संबंध में। और इसलिए अगर धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है और राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है फिर भी ये वह पारित समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मनी बिल जिसे धन विधेयक कहते हैं कौन से आर्टिकल में इनका मेंशन है? आर्टिकल 110 में इनका मेंशन है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होने का जब प्रमाण पत्र देगा, व्हेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल सर्टिफाई, तभी यह माना जाएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है। और अनुच्छेद 122 में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीकर की जो यह शक्ति है या लोकसभा के अध्यक्ष की जो यह शक्ति है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि द इम्पोर्टेंस गिवन टू द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट ही इज गिवन द रैंक ऑफ। तो ये क्वेश्चन को नहीं करना है क्योंकि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है और एबॉलिश किए जाने की वजह से अभी ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता। क्योंकि ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग इस्टेब्लिश किया है 1 जनवरी 2015 को। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म बताएंगे। 69 फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज इन द राइट ऑफ द कोर्ट टू। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। पहला ऑप्शन है डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। सेकंड ऑप्शन है रिव्यू द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्वलोकन करना। तीसरा ऑप्शन है हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है रिव्यू द लॉज टू सी दैट दे हैव बीन पास्ड एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन। कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि यदि कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है अथवा कोई भी आदेश जो कार्यपालिका ने पारित किया है यदि वह संविधान के विपरीत है तो भारत का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 12th of October। ये डेट याद रखनी है, ये कभी भी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाई 12th of October 1959 एट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिन्होंने भी 1991 वाला लेक्चर देखा होगा उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर था नागौर, राजस्थान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु
नागौर में इसकी शुरुआत करी थी। और मैंने वहाँ पर भी बताया था कि 1956 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, ग्रामोद्धार समिति, उसने यह सिफारिश दी थी, यह रिकमेंड किया था, और उसके आधार पर नागौर जनपद में 12 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ तक हमारे सारे पॉलिटी के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब जो अगले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इकोनॉमी के। तो दोस्तों, आज हमने UPPCS 1994 के महत्वपूर्ण पॉलिटी PYQs को कॉन्सेप्ट के साथ समझा। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में सीधे फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस किया जाता है, और यही वजह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से पूछता है। इसलिए सिर्फ आंसर याद मत करो, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट भी समझो। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 1991 से 2025 तक सभी UPPCS पॉलिटी PYQs को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में UPPCS पॉलिटी PYQs 1995। तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। धन्यवाद।